नमस्कार दोस्तों, आज के ऑडियो ग्रेट बुक्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। रवि शर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन रोएगा आपके मृत्यु पर। ये बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लाइफ को बेहतर जीने में मदद करने वाली है। शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ऑडियो बुक समरी के पहला अध्याय में। अपने साथ कटुता का व्यवहार ना करें। अपने अतीत की गलतियों को रेल फीट कर समय बिताना बहुत आसान है। हम विश्लेषण करके निर्दयता के साथ उन बातों पर गौर करते हैं जिनके कारण कई रिश्ते असफल हो गए, या हम व्यावसायिक निर्णयों के बारे में सोचते हैं जिन पर हमने अत्यधिक पैसा खर्च दिया है, या हमारा दिमाग उन बातों पर घूमता है जो हम शायद ठीक से कर सकते थे। अपने आप के साथ निर्दयता का व्यवहार करना छोड़ दीजिए। आप एक इंसान हैं और इंसान ही गलतियां करते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को दोहराते नहीं हैं और फैसला लेकर अतीत से सीख लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप सही राह पर हैं। उन्हें स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। जैसा मार्क ट्वेन ने कहा है, हमें किसी भी अनुभव से उतना ही ज्ञान का अर्जन करना चाहिए जो उसमें है, अन्यथा हम उस बिल्ली की तरह बन जाएंगे जो एक बार गर्म चूल्हे के ढक्कन पर बैठती है। उससे सीख लेकर वो दोबारा कभी भी गर्म चूल्हे पर नहीं बैठेगी। वो तो ठीक है, पर वो ठंडे चूल्हे पर भी नहीं बैठेंगी। इस बात की वास्तविकता हमें आश्वासन देती है कि जीवन में हम सब गलतियां करते हैं, परंतु वे हमारे विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। पूर्ण निर्दोष होने की जरूरत को छोड़कर एक समझदारी के दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं। हम अपने जीवन का बहाव एक बाहरी झरने की तरह कर सकते हैं जो पेड़ पौधों से भरे हुए जंगल से प्रवृत्ता के साथ बहता रहता है। हम सिर्फ वास्तविक स्वभाव के साथ ही असली शांति पा सकते हैं। एक तरीका जो कोटि की जागरूकता और निजी ज्ञान को बढ़ाता है वो ये है कि आप अपने जीवन में करी हुई 10 भूलों को अपने रजिस्टर में बाईं तरफ के पन्ने पर लिखिए, फिर दाहिनी तरफ के पन्ने पर उन लाभों का वर्णन कीजिए जो आपकी हर भूल ने आपको सिखाई है और किस प्रकार उनके परिणाम आपके जीवन में सम्मिलित हो गए हैं जिन्हें हम असफलता समझ रहे थे। आपको जल्द ही ये एहसास होगा कि हमारा जीवन हमारी पूर्व गलतियों के बिना रंगहीन हो जाएगा। अंत अपने साथ सद्भावना का सलूक करिए और जीवन को उसके वास्तविक रूप में ही लीजिए जैसा हमें मिला है। वो है एक आत्मखुश निजी विकास और जीवन पर्यंत का शिक्षण। आगे सीखते हुए शांत रहने की प्रतिज्ञा कीजिए। बौद्ध विश्व के सबसे इष्ट पद्धति जिसके द्वारा वो इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं और जिसका प्रयोग विभिन्न संस्कृतियों में आंतरिक शक्ति और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए हजारों वर्ष से किया जा रहा है, वो है एकांत का संकल्प। थोड़े समय के लिए चुप रहना आप में इच्छा शक्ति और आत्म संतुलन को पैदा करता है, क्योंकि आप अपने बात करने की प्रवृत्ति पर दबाव डालकर उसको नियंत्रित करते हैं। अधिकतर लोग आवश्यकता से अधिक बात करते हैं, अपनी बात को संक्षिप्त करके सिर्फ वही बताने के बजाय जो आवश्यक है। लोग बस बोलते जाते हैं। ये अपने खुद के अनुशासन की कमी को दर्शाता है। अनुशासन वो है जो ये बताता है कि सिर्फ जरूरत की बात करें और अपनी बहुमूल्य शक्ति को आवश्यकता से अधिक बात ना करके बचा कर रखे। नाप तोल कर कही गई संक्षिप्त बातचीत शुद्ध विचार और शांत दिमाग का प्रतीक है। एक तरीका जो आप अपने निजी अनुशासन को सुधारने के लिए अपना सकते हैं वो है संकल्प लेना कि आप अगले 7 दिनों तक रोज 1 घंटे का मौन रखेंगे। उस मौन के समय में बिल्कुल बात मत करिए। अगर आपका बात करना जरूरी है तो सिर्फ प्रत्यक्ष, स्पष्ट और सटीक उत्तर दीजिए, न कि पिछले रात के टीवी कार्यक्रम की पूरी कहानी से लेकर आपकी अगली गर्मी की छुट्टी की योजना की बकवास सुनने तक। मौन को विनम्रता और गर्मजोशी के साथ ग्रहण किया जा सकता है। इसका उद्देश्य आपको बलवान बनाने और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए है, न कि आपके रिश्ते में बाधा डालने के लिए। कुछ ही दिनों में आप एक गुरुत्व की भावना को महसूस करेंगे और अपनी ताकत को बढ़ता हुआ पाएंगे। इसका निर्णय आप इसके परिणामों से ले सकते हैं। अगला अध्याय में फोन पर घंटी बजने पर हर बार फोन न उठाएं।
टेलीफोन आपकी खुशी के लिए है, ना कि उन लोगों के आराम के लिए जो आपको फोन करते हैं। फिर भी जैसे ही हम फोन की घंटी सुनते हैं, हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हो और आग के खतरे की आवाज पर दौड़ रहे हो। हम इस प्रकार दौड़कर फोन को उठाते हैं जैसे हमारा जीवन सिर्फ इस पर निर्भर है। मैंने लोगों को अपने शांतिपूर्वक बोझ पढ़ने के समय और अपने ध्यान लगाने के समय फोन को सुनने के लिए रुकावट डालते देखा है, जिसमें से अनेक फोन ऐसे होते हैं जो बाद में भी सुने जा सकते थे। वॉइस मेल हालांकि उतने पूर्ण नहीं, फिर भी कई प्रकार से मैं उसे आधुनिक युग का एक आशीर्वाद समझता हूँ। ये आपको स्वतंत्रता देती है कि जब भी आपको सुविधाजनक लगे तब आप फोन का उत्तर दे सकते हैं। आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों पर बिना फोन की घंटी के विघ्न के समय बिता सकते हैं। हर घंटी के बजने के साथ फोन उठाना एक ऐसी आदत है जिसको तोड़ना कठिन है, जैसे कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है। हमारे लिए दौड़कर उसे उठाना आसान है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किसका फोन है। अक्सर फोन की घंटी पर उसे तुरंत उठाना एक तरीका है उस काम से छुटकारा पाने का जिसे हम पहले से कर रहे थे, पर असलियत में उसे करना नहीं चाह रहे थे। पर अगर एक बार आप ये सीख लें कि आप अपने किए जाने वाले कार्य पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे, चाहे वो किताब पढ़ना हो या अपने जीवन साथी के साथ अंतरंग वार्तालाप या बच्चों के साथ मजे करना, चाहे घंटी बजती रहे, तब आप इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि पहले आपको फोन उठाने की जल्दी क्यों रहती थी। आगे सीखते हैं। याद रखिए, मनोरंजन में सृजन का स्थान होना चाहिए। एक थकान से भरे हुए दिन के बाद ये कितना आसान है कि हम बिस्तर पर घुसकर अगले 3 या 4 घंटे टेलीविजन देखें। इसकी विडंबना ये है कि अगर आप और लोगों की तरह हैं तो आप टीवी देखकर पहले से ज्यादा थकान महसूस करेंगे। मनोरंजन जीवन में संतुलन लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु मनोरंजन में अपने नवीनीकरण भी होना चाहिए। मनोरंजन से आपको नया जीवन मिलना चाहिए और आपकी शक्ति का संचय होना चाहिए। असली मनोरंजन आपको नई स्फूर्ति और आशा के साथ भर देगा। वास्तविक मनोरंजन आपको सर्वोच्च और सर्वोत्तम के साथ जोड़कर आपके अंदर के चिंगारी को प्रज्वलित करता है। जैसा कि प्लेटो ने कहा है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि अच्छा शरीर किन्हीं अच्छे शारीरिक गुणों की वजह से आत्मा का उत्थान करता है, परंतु इसके विपरीत एक अच्छी आत्मा अपने गुणों के कारण शरीर में सुधार लाती है। प्रभावकारी मनोरंजन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए जो आपकी आत्मा का पोषण कर सके। अगला अध्याय में सीखते हैं, काबिल विरुद्धि सुनिए। मैंने फिलहाल में ये पढ़ा है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी जब वापस घर आते हैं तो उनमें से कुछ लोग पीओडी या पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन से पीड़ित हो जाते हैं। लंबे समय तक पूरी दुनिया की नजरों में रहने के बाद और सालों के प्रशिक्षण जिससे वे सर्वश्रेष्ठ बन सके, उनके लिए वे खिलाड़ी कठोर मेहनत करते हैं, परंतु जब वे वापस घर पहुंचते हैं तो अवसर की अवस्था में आ जाते हैं, तब उन्हें अपनी पुरानी दिनचर्या निभाती होती है। ऐसा लगता है कि सफलता का सर्वोच्च स्थान पाने के बाद उनमें उससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है और उनका जीवन बेमानी हो जाता है। समान तरह का अनुभव अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हुआ था जो चांद पर चले थे। उस मंजिल को ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद उनमें एक उदासीनता छा गई, यह सोचकर कि अब जीवन का शायद ही कोई और अनुभव उनकी अंतरिक्ष यात्रा से ज्यादा उत्साहपूर्ण हो पाए। अपने जीवन में आशा और भावना के बीच एक संतुलन लाना आवश्यक है और इसके लिए आपको अपने हर लक्ष्य की ऊंचाई को पिछली बार से बढ़ाना पड़ेगा। एक मंजिल पाने के बाद हो या व्यक्तिगत, ये आवश्यक है कि आप तुरंत ही दूसरा बिंदु बना लें। इस प्रक्रिया में जहां बड़ी प्रगति ज्यादा व्यस्त रखने वाले लक्ष्य होंगे, उसके लिए आपको अपने से ज्यादा काबिल विरुद्धि की आवश्यकता है। जब मैं वकालत में व्यस्त था तब मेरा ज्यादातर समय न्यायालय में बीतता था और मैं सिर्फ अपने मुश्किलों के लाभ के बारे में सोचता था। कई सालों में मैंने सीखा कि जब मैं अपने काबिल विरोधियों के सामने होता था, मैं अपने ज्ञान का सबसे बढ़िया प्रदर्शन करता था। वे बुद्धिमान और उच्च कोटि के लोग जो असाधारण रूप से अपने विशेष में केंद्रित थे
उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं मुकदमों के तक जाकर अपने तर्कों को संक्षिप्त और प्रभावशाली बना सकूं। मेरे सबसे काबिल प्रतिभागियों ने मुझे अपने आप से सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने के लिए बाध्य किया और मुझे पहले से भी बेहतर बना दिया। उसी प्रकार अनिवार्य रूप से आपके विशेष गुणों के लिए एक रास्ता खोल देते हैं। याद रखिए, हीरे को तराशने के लिए भी दबाव की आवश्यकता होती है। अंत यह निर्धारित कीजिए कि आपके लक्ष्य आपके लायक है। ये भी निश्चित करिए कि आपके लक्ष्य में चुनौतियां सम्मिलित है जो आपको अपने हृदय तक पहुंचाएंगे और कम आपको इस प्रक्रिया में प्रगति को ओर ले जाएंगे। अपने निजी शिक्षण शालाओं में मैंने पाया कि उसमें भाग लेने वाले अनेक लोग पहले से अपने फैसले और व्यक्तिगत जिंदगी में सफलता पा चुके हैं। वे उच्च रूप से आदरणीय और प्रभावशाली लोग हैं, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी परिपूर्ण है और एक संतुलित जीवन जी रहे हैं। उसके पश्चात भी वे मेरे कार्यक्रम में भाग लेते हैं क्योंकि कहीं दिल की गहराई में वे जानते हैं कि वे इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं और जीवन किसी बेहतर पुरस्कार के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वे समझते हैं कि उनके मानवीय विशिष्ट गुणों के वास्तविक प्रदर्शन के लिए और जीवन में धरोहर छोड़ सकने के लिए आवश्यक है कि वे अपने कर्म को मापदंड को ऊंचा रखें और उसे स्वयं हुई आगे की ऊंचाइयों तक बढ़ाते रहे। इस निरंतर सुधार की अभिव्यक्ति के साथ जीवन भी हमें बेहतर अवसर और पारितोषिक देता है। आगे, कम सोइए। थॉमस एडिसन की जीवनी पढ़ने काबिल है। अतीत के स्वप्नदर्शी, थोड़ा भाग्य, थोड़ी प्रतिभा के साथ वो एक उज्जवल आविष्कारक थे जिन्होंने इस ग्रह पर अपने समय का सबसे बढ़िया तरीके से सदुपयोग किया। जबकि उन्होंने सिर्फ 6 महीने की औपचारिक शिक्षा ली, फिर भी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जैसा साहित्य 8 साल की उम्र में पढ़ा था और उन्होंने आवाज की रिकॉर्ड में बांधकर फोनग्राम का आविष्कार किया जब वे सिर्फ 30 वर्ष के थे। वे आशावाद के गुरु थे और अपने आखिरी दिनों में जब वे करीब अपने सुनने की शक्ति खो चुके थे तो किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने कान की मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब था, आपने अपने 24 घंटों में ऐसा क्या सुना जिसके बिना आप काम नहीं चला सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक इंसान जिसे चिल्लाना पड़े वो कभी झूठ नहीं बोलता। पर एक चीज जो इस विशेष व्यक्ति की मैं कभी भूल नहीं सकता वो था उनका सिर्फ 4 घंटे की नींद पर निर्भर रहने का अपूर्ण गुण। नींद एक नशे के समान है। उनका कहना था, अगर एक समय में ज्यादा ली जाए तो वो आपको मूर्ख रहने बना देते हैं। आप समय, ताकत और अक्सर खो देते हैं। हमें से ज्यादातर लोग आवश्यकता से अधिकतर सोते हैं। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमें अच्छी तरह काम करने के लिए कम से 8 घंटे की निद्रा की जरूरत होती है। हम इसमें कम नींद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसके ख्याल को भी जतक देते हैं। फिर भी जैसे मैंने अपने पिछले पाठ में लिखा है कि वो नींद की अवधि नहीं जो आवश्यक है, जो असली में महत्वपूर्ण है वो है नींद की प्रस्तुरता और अपूर्वता। सिर्फ वो वक्त याद करिए जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। आप अपने दफ्तर में पनप रहे थे, अपने परिपूर्ण रिश्ते से प्रसन्न थे और अपने आंतरिक जीवन में विकसित हो रहे थे। आपको उत्तेजना देने के लिए आपके जीवन में शक्ति और भावना की प्रसन्नता हर पल थी। अगर आप अधिकतर लोगों की तरह है तो आपको याद आएगा कि उन दिनों आप कम नींद में भी गुजरा कर लेते थे। असलियत में उन दिनों आपके जीवन में इतना कुछ आपको उत्तेजना के लिए था कि आप सोकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। अब जीवन की उन बातों पर विचार कीजिए जब परिस्थितियां ठीक नहीं थी, आपकी नौकरी थकान वाली थी, आपके जीवन में लोग आपको पागल किए दे रहे थे और आपके पास अपने लिए कोई समय नहीं था। उन दिनों शायद आपके सोने की अवधि भर गई थी। शायद आप शनिवार और इतवार को 2 बजे दोपहर तक सोते थे। हम अक्सर नींद को अपनी कठिनाइयों से बचने का सहारा बनाते हैं, परंतु आपको आखिर में उठकर कैसा लगा? अस्थिर, निरुत्साहित और थकान से भरा हुआ। अंत केंद्र बिंदु यह है कि नींद के घंटे नहीं, परंतु हमारे शरीर को नींद की सिर्फ उतनी मात्रा की आवश्यकता है जो हमारे शरीर को नया जीवन दे सके।
बिस्तर पर कम समय रहिए, पर कोशिश कीजिए कि एक और गहरी नींद आ सके। ये समझिए कि थकान एक मानसिक संरचना है जो उस बात से पैदा होती है जो करना हमें पसंद नहीं है। और हेनरी वुडसवर्थ के वे विवेकपूर्ण शब्द याद रखिए, वो ऊंचाइयां जो महान व्यक्ति ने पाई है वे उनके पास उड़कर नहीं आए। जब उनके संगी आराम से सोते थे तब वे लगन से काम कर रहे होते थे। वो ऊंचाइयां जो महान व्यक्ति ने पाई वो इनके पास उड़कर नहीं आए। जब उनके संगी आराम से सोते थे तब वे लगन से काम कर रहे होते थे। अगला सेशन में परिवार के खाने का समय रखिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरी आदरणीय माँ के द्वारा जो कई पारिवारिक रिवाज बनाए गए थे उनमें से एक ये था कि घर के सब सदस्य खाना एक साथ ग्रहण करें। चाहे किसी भी तरह के कार्यों में हम व्यस्त हो, पर मेरे पिता, मेरे भाई और मैं खुद इस पर से बंधे हुए थे कि हमें रात का खाना साथ में खाना होता था, जहां हम सब आपस में अपने पूरे दिन को कहानी एक दूसरे की सुनाकर अपनी दिनचर्या का विनिमय करते थे। मेरे पिताजी अक्सर खाने को मेज पर हमसे पूछते थे कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमने कौन सी नई चीज सीखी, या वे खुद कोई से अखबार की एक पुर्सी जिसमें कोई रुचिकर खबर होती थी जिसे उन्होंने सर की जेब में रखा हुआ होता था, उसे निकालकर उस पर कुछ मजेदार विवेचना करते थे। इस सब के साथ खाना खाने की विशिष्ट परंपरा ने हमारे परिवार को जोड़कर रखा और मुझे अनेक कुछ हाल यादें दी है। ये वो परंपरा है जिसका मैं अपने परिवार के साथ भी पालन कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे भी इसको जारी रखेंगे। आपका पारिवारिक भोजन जरूरी नहीं कि रात का खाना ही हो। हम व्यस्तता का जीवन जी रहे हैं, हमारे अनगिनत निजी कर्तव्य है। हमारे बच्चे साकर के अभ्यास के लिए जाते हैं, पियानो और वेलो सीखने कक्षाओं में जाते हैं जो शायद शाम की शांति के साथ भोजन करना मुश्किल कर दे। आपका पारिवारिक बोझ आपका सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना भी हो सकता है, जो भी आपके दिनचर्या करने की अनुमति दे। ये दिन के अंत में एक साथ कुकीज के साथ दूध पीना भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समय निकालकर उन लोगों के साथ रोटी तोड़ रहे हैं जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिनकी समृद्धि और अधिक अर्थपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। आगे सीखते हुए छद्मवेश धारण करिए। अनुसंधान ये दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं वह हमारे विचारों को प्रभावित करता है। अगर आप जमीन पर देखेंगे, झुक कर रहेंगे और अगर आप अपने को एक अवसादपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो धीरे धीरे आप वैसे ही महसूस करने लगेंगे और उदासीन प्रवृत्ति के बन जाएंगे। अगर दूसरे की तरफ आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे तो तन के सीधे अपना सर ऊपर करके खड़े होएंगे तो आपको जल्द ही लगेगा कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। चाहे आप पूरे दिन अच्छे मन स्थिति में ना रहे हो तो भी इस तरीके का प्रयोग करके आप जब तक सही में वैसे ना बन जाए तब तक आप इसका अभिनय कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप उस व्यक्ति जैसा बनने का दिखावा कर सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। लगातार एक उत्साहपूर्ण व्यक्ति जो पूरी तरह आत्मविश्वासी है उनके जैसा होने का अभिनय करने से आप आखिर में वैसे ही व्यक्तिगत गुणों को अपने में विलय कर लेंगे। जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं उसके जैसा अभिनय करिए। इस शक्तिशाली विधि का प्रदर्शन एक अध्ययन के आधार पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने एक समूह लेकर जिसमें भावनात्मक रूप से सशक्त कॉलेज के विद्यार्थियों को 2 छोटे समूह में बांटा गया और उनको जेल की परिस्थिति रूपी उत्तेजना में रखा गया। पहले समूह को निर्देश दिए गए कि वे जेल के संतुरियों को तोड़कर अभिनय करें और दूसरे समूह को जेल के कैदियों की तरह व्यवहार करने के लिए बोला गया। इन समूह के सदस्यों का व्यवहार इस कदर नाटकीय ढंग से प्रभावित हुआ कि मनोविज्ञान को 4 दिन बाद ही अपना प्रयोग बंद करना पड़ा। कैदी गंभीर रूप से उदासीन होकर पागलों की तरह रोने लगे और संतरी अपने व्यवहार में क्रूर और कठोर बर्ताव करने लगे। जैसा कि यह अध्ययन बताता है कि अभिनय जैसे कि पद्धति अत्यंत प्रभावकारी तरीका है जिसे व्यवहार को बदलकर अपने आप को वैसे इंसान में बदला जा सकता है जैसा हम बनना चाहते हैं।
आगे सीखते हैं। सार्वजनिक वार्तालाप का प्रशिक्षण लीजिए। एक व्यावसायिक वक्ता होने और नेतृत्व, व्यक्तिगत प्रभावशीलता और जीवन में सुधार लाने के विशेषज्ञ होने के नाते मुझे ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं उन कार्यक्रमों में आने के जो दुनिया के कुछ सर्वोच्च रूप से दक्ष लोगों को दर्शाते हैं, जैसे ब्रायन ट्रेसी, मशहूर प्रेरणादायक वक्ता प्रोफेसर जॉन कॉटर, एक आदरणीय आर्थिक विशेषज्ञ, मशहूर अभिनेता क्रिस्टोफर रोब और महान संगीतज्ञ ज्यूल। मैं एक वर्ष में करीब 75 बड़ी सभाओं में मुख्य संबोधन देता हूँ और बड़ी संख्या में श्रोताओं को उत्तर अमेरिका, कैरिबियन और एशिया में भाषण देता हूँ। फिर भी बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर सार्वजनिक संबोधन था। जब मैं स्कूल में था तब मैं ऐसे हर मौके को हाथ से जाने देता था जहां मुझे लोगों के सामने बोलना होता था, क्योंकि मुझे असफलता का डर था। अगर कोई शिक्षक मुझे मौखिक रूप से कुछ कक्षा के समक्ष बोलने के लिए कहते तो मैं हमेशा इसे न करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था। मेरा सार्वजनिक रूप से बातचीत करने का डर मेरे आत्मविश्वास पर असर डालने लगा और ऐसी कई चीजों को करने से रोकने लगा जो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। यह तब तक रहा जब तक मैंने डेल कार्नेगी संस्थान में बातचीत का कोई नहीं किया। और एक बार ये कहने के बाद मेरे सामने एक नई दुनिया का आगमन हुआ। तब मुझे समझ में आया कि मैं इस डर का सामना करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर लोग जनता के सामने बोलने में मौत से ज्यादा डरते हैं। जब हम एक बड़े समूह से बात कर रहे होते हैं तो वह हमें अपने सुरक्षा के घेरे से बाहर कर देता है, जिसमें हम साधारण रहते हैं और हम पर दबाव डालता है। एक पूर्ण ब्रह्म अनुभव था। पर दो बातें आपके लोगों के सामने बोलने के भय को कम कर सकती हैं, इसके साथ दूसरे डरों को भी। तैयारी और अभ्यास। एक सार्वजनिक बोलने का प्रशिक्षण आपको समूह के सामने बोलने के लिए तैयार करेगा और आपको एक स्थायी श्रेष्ठ देगा, जिससे आप जल्द ही अपने डर को व्यवस्थित करके और धीरे धीरे इस कला में प्रवीण हो जाएंगे।